हाँ तो दोस्तों, अब सुनाता हूँ दास्तान मेडिकल कॉलेज। और हुआ ये कि पाला तो लांग गए पर एंगल थोड़ा तिरछा हो गया और पहली चॉइस आगरा नहीं मिली और इसलिए इलाहाबाद सिलेक्शन हो गया। घर वालों के अपने रैगिंग को लेकर कंसर्न थे। पापा सरकारी कर्मचारी थे, पहले ही बता चुका हूँ, तो उन्होंने वो लिखाई पढ़ी जल्दी शुरू कर देते थे। म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए सहमति पत्र बनाए गए तब, और इलाहाबाद में रहने वाले और आगरा में सिलेक्शन वाले होने वाले स्टूडेंट की तलाश शुरू हुई। मेडिकल कॉलेज के ऑफिस से कोई मदद नहीं मिल पाई, तो इसमें जो जुगाड़ लगी या सेंध लगी, तो रेड विंग्स नाम के एक टेलर थे जो बीएससी में थॉमसन हॉस्टल जहाँ हम थे वहाँ अपने को प्रमोट करने के लिए और अपना काम लेने के लिए आते थे, तो वहाँ कई बार वो टकराए। तो इतनी पहचान तो थी ही कि सामने पड़ जाएं तो पहचान लें, तो ये ताल्लुकात काम आए। मैं जब सीपीएमटी दे रहा था तो जयपुर हाउस कॉलोनी में ही रह रहा था, और वहाँ रेड विंग्स टेलर्स ने अपनी एक नया बड़ा सा प्रतिष्ठान डाल लिया था टेलरिंग का ही। वो स्कूल ड्रेसेस, कॉलेज के ब्लेजर से लेकर और सब इस तरह के काम करते थे। और सीपीएमटी का रिज़ल्ट आते तो ये महान भाव कॉलेज से ही बैच के स्टूडेंट्स के नाम और उनके एड्रेस की लिस्ट हासिल कर लेते थे और उन सब से संपर्क पहले से ही कर लेते थे। शायद आप लोगों से भी इनने संपर्क किया हो। तो राजेश श्रीवास्तव का पता हमें यहीं से लगा कि वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है आगरा में। तो सहमति पत्र बनाए गए, लिखे गए, प्रिंसिपल को रजिस्टर्ड कोर्ट से भेजे गए, दोनों ने साइन किए, अपने अभिभावक ने साइन किए। तो ये प्रक्रिया चला रहे थे कि हम लोग, मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता था और पेरेंट्स और ज़्यादा चाहते थे कि आगरा हो जाए। हुआ ये कि ये सब चल रहा था, मगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स वैसे निरर्थक ही प्रक्रिया थी, उसकी प्रक्रिया और थी कोई। तो देखिए फिर क्या होता है। मेरा ट्रांसफ़र तो हुआ जैसा आप जानते हैं, मगर राजेश का नहीं हुआ। उस समय ज़िंदगी कई मानों में कुछ आगे प्रभावित करने वाली थी। इलाहाबाद में कुछ ही दिन की क्लास, फिर कुछ दिन की रैगिंग के बाद नाश्ता और जलेबी खाई गई, और आगरा तो आना ही था। ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा, मुझे खबर मिल गई वहाँ पर कि ट्रांसफ़र हो गया है आगरा के लिए। प्रिंसिपल वहाँ से अपने कागज़ बनवा के आगरा के प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना था। तब तो मुझे यही लगा था कि राजेश का भी ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया होगा, पर राजेश के फादर ने इलाहाबाद भी पता किया तो उन्हें नियम की जानकारी मिली। नियम ये था कि अगर किसी को फर्स्ट चॉइस अपनी मिली गई है और वरीयता में मिल गई है, तो वो फिर किसी अन्य ट्रांसफ़र के हकदार नहीं था। तो नेचुरली राजेश को अपनी प्राथमिकता में ए फॉर आगरा भरने से, बी फॉर इलाहाबाद भरने से ए मिल गया था। तो वो इस ट्रांसफ़र के लिए ठीक नहीं था उनका, जो उसकी नियम के हिसाब से। राजेश कहते थे कि मैं भूल से एओबी में कंफ्यूज कर गया, पर हमारे घर वाले ज़्यादातर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि राजेश जैसे बहुत घुमक्कड़ है और इलाहाबाद में फादर वगैरह के नहीं रहना चाहता होगा कि उनकी बंदिशों में, और इसलिए उसने जानबूझकर आगरा करा लिया। तो आगरा में जो कहा गया है ना कि जो आ गिरा फिर कहीं नहीं जाता, तो मैं भी आ गिरा। और ना आ गिरा होता तो ये मेरे प्यारे प्यारे आगरा के दोस्त ना होते, और न जाने मैं किन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसे चला रहा होता। मेरी खुशकिस्मती, मेरे इलाहाबाद लौटने से पहले ही राजेश श्रीवास्तव मेरे घर पर महबूरिया बिस्तर के मौजूद थे। हुआ ये था कि काउंसलिंग के समय मम्मी राजेश को ढूंढती हुई पहुंची थी, और उस समय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जुगाड़ कर रही थी। मामा जी उनके साथ गए थे जो हमारे हम उम्र थे। राजेश श्रीवास्तव के पिताजी वहाँ मिले और उन्होंने राजेश श्रीवास्तव को कर दिया मम्मी के हवाले। अब जैसा मैं वैसा राजेश, बहुत ही आलीशान समय था वो। हम दोनों घर में रहे या स्पेस कम होने की वजह से बाजू में एक कमरा लेकर रहे, पर रहे एक साथ ही। मम्मी एक नहीं, अब
2 डॉक्टरों की मम्मी हो चुकी थी। डॉक्टरी में घुसते ही रुतबा तो रिश्तेदारों आस पड़ोस में बढ़ ही जाता है। हम लोग एक रिटायर्ड सीएमओ साहब के मकान में किराए से थे। उनसे काफ़ी पारिवारिक संबंध और घनिष्ठता थी। उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि बैंक वगैरह में क्यों नहीं ट्राई करा, वो तो इससे अच्छा तो वही हो जाता। घर वालों को तो बात नागवार गुजरी, उस समय अच्छी नहीं लगी। रिटायर्ड सीएमओ साहब चूँकि लंबरेटा स्कूटर उठा के कहीं ट्रस्ट में गरीबों को फ्री परामर्श देते थे, बहुत धार्मिक थे, उदार थे, और हम सबको भी बिना फीस के ही परामर्श मिलता था चिकित्सकीय। रोज़ शाम को रामायण भी उन्हीं के यहाँ सुनते थे, इसलिए कोई बुरा नहीं माना, बस सोचा कि हास्य विनोद था। आज इतना सफ़र निकलने पर पता चला कि वो शायद सही कह रहे थे। जितनी मेहनत, जितना ज़्यादा समय में लगाकर डॉक्टर कोई बनता है, उसमें आधा बूढ़ा हो जाता है। अगर बैंक में नौकरी हो तो बैंक में घर जल्दी बस जाता है और ज़िंदगी अपने ट्रैक पे जल्दी आ जाती है। और अब तक अधिकारी बन चुके होते जितना समय में हम लोग MBBS करा MD की। अब सिलेक्शन के बाद हमें कुछ ऐसा परम ज्ञान प्राप्त हुआ जो पता नहीं कहाँ से, कि लोग कहते थे भाई मेडिकल के अंदर घुस गए हो तो निकलोगे तो डॉक्टर बन के ही, यानी कि बेतकल्लुफ़ होने लगे। राजेश का जिक्र हुआ ही, इलाहाबादी अब हमारे परमानेंट साथी, और जो मामा जी जिनके साथ तमाम बचपन की गर्मी के दिन सालाना काटे, वो सब इकट्ठे हो गए, एक तिकड़ी बन गई। जब भी इकट्ठे होते, राजेश मोहम्मद रफ़ी के गाने गाते, मामा जी मुकेश के गाते, और घर में महफिल समझाते। समय यूं ही उड़ा जा रहा था। मेडिकल की पढ़ाई वाली क्रम से हम नितांत कोरे, और ये सोच चुके थे कि डॉक्टर बनाना मेडिकल कॉलेज का कर्तव्य है, वो बनाएंगे। DHE एक ऐसा अजूबा था जो इंटर BSc में जिसका कोई तजुर्बा नहीं था। लेक्चर थिएटर और बिल्डिंग तो आगरा कॉलेज के भी कमतर तो थे नहीं, और लैब में स्टूल के सामने मेज की सामग्री फिजियो और बायो में जो थी वो कोई विस्मय पैदा नहीं करती थी, क्योंकि इंटर BSc में सब ऐसा ही होता था। एनाटॉमी में बताना चाहूँगा, सारे दिग्गज डिमॉन्स्ट्रेटर होते थे, हमारी टेबल पर केवल लड़के थे। और इस प्रकार की स्थिति में फॉर्मूलिन की महक सूंघते रहे, कभी महसूस ही ना कर पाए कि को एजुकेशन में है। और डिमॉन्स्ट्रेटर गलती से भी हमारे टेबल पर झांकते नहीं थे। लड़कियों वाली टेबल पर अच्छा रमण करते रहते थे, हमारी नज़रें झुकी रहती हैं, पर पूरा देखो सुन सब लेते थे, क्या पूछ परख चल रही है। हमें शिक्षित करने वाले मुर्दे ने तो पूरी सहायता की, पर हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और ना ही हमें ही कोई इंटरेस्ट आया। तो जैसे तैसे काम चला। वात्साय अज्ञान की तरह सशरीर तो कभी हम पृथ्वी को नापते नापते इधर उधर ना घूम पाए, ऐसा संभव भी ना हुआ। पर दिमाग एक काम के साथ कई कामों में भटकता रहा। पेंटिंग का थोड़ा बहुत भूत यहाँ भी लगा रहा। पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोलने की इररेजिस्टिबल डिज़ायर के कारण सब लोग अपनी घड़ियाँ हमसे बचाते रहते थे, क्योंकि घर में बहुत कबाड़ इकट्ठा हो गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पहले रिस्ट वॉचेस चलती थी, वो खोली जा चुकी थी। अब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहना हो तो आपको अपनी सही बात भी मनवाने के लिए भीड़ की ज़रूरत पड़ती है, और समाज के दूसरे वर्ग को दिक्कत पहुंचाना आना भी चाहिए, और हड़ताल इसका एक उत्तम हथियार है। और मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई को शायद इसलिए पूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमको मेडिकल कॉलेज में बखूब मिली। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकआउट किया, घर में 6 माह बैठा दिया, और फिर हम लोगों ने भी हड़ताल की, और इसलिए वो ट्रेनिंग शायद वहाँ मुकम्मल भी हुई। हमारी पेंटिंग दीवार पर नारे लिखने और कार्टून के काम भी आई। पढ़ाई से ज़्यादा तो इसमें ही अच्छा लगता था। रात के 12 बजे तक घूमो, 2 बजे तक घूमो, वॉल पे बनाओ। मैंने इंटर भी किया था मैथमेटिक्स से इस बीच में, और एक लॉ के कुछ सेमेस्टर में पार कर गया था। ये सब तो बिल्कुल काम वैसे आया ही नहीं, अभी तक भी कुछ नहीं आया। अब बताता हूँ एक और लिंक, रामपुर से रिश्ता।
अब दिमाग में जो बहुत कुछ आ रहा है वो हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इधर उधर हो भी रहा हो, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घटनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आगे पीछे हो रही हैं तो अभी कोई बात नहीं। जैसा बता रहा था कि फर्स्ट प्रोफेशनल के बाद पापा का ट्रांसफ़र हुआ रामपुर, परिवार नेचुरली रामपुर चला गया और हम पहुंच गए SBH यानी कि सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। अब शुरू हुआ मीटर गेज की ट्रेन का सफ़र आगरा फोर्ट से रामपुर, यानी कि घर जाने के लिए। सिलसिला ये शुरू हुआ और साथ मिला सौरभ का, यानी सौरभ चतुर्वेदी का। सौरभ के नाना जी, सौरभ की मम्मी यहाँ थी। मम्मी उनकी जॉब में थी। यहाँ उनकी मम्मी और नाना जी से ऐसी केमिस्ट्री फिट बैठी कि हमारा परिवार लगा जैसे कुछ बढ़ गया है और वो परिवार भी हमें ही शामिल हो गया। रिश्ते बहुत आपसी हो चले थे। सौरभ की मम्मी का सामयिक निधन, उनका छोड़ जाना दुखद किया मुझे, सबको, पर वो प्रगाढ़ संबंध दोनों फैमिली में बने रहे। उस समय की याद है कि सौरभ के नाना जी कभी भी आ जाते थे हमारे सरकारी निवास पर और फल सब्जी बैग में लेके आ जाते, कभी लौकी कभी कुछ। उनके आने से घर में एक रौनक का संचार हो जाता था। रामपुर के बारे में बताना चाहूँ, तराई का क्षेत्र, वहाँ पर विभिन्न आकृति के, विभिन्न टेक्नोलॉजी के बटन से दबाने वाले किचन के चाकू बहुतायत में थे, तो इसलिए रामपुर चाकू के लिए मशहूर है। यहाँ नोट छापने वाली प्रेस थी। दूर के दर्शन के लिए बहुत बड़े बड़े एंटीना उसमें से हुआ करते थे। एक कोई ऊपर चढ़ जाता और नीचे आ गई चली गई का हल्ला हो जाता। जॉली कंपनी का अपना वहाँ पे एक ब्रांड प्रोडक्शन था, काला सफ़ेद टीवी, वहाँ से ख़रीदा था। इसमें बाकायदा एक शटर होता था। पहले दुल्हन की तरह घूंघट खोलना पड़ता तब कहीं प्रोग्राम देखा जाता। मेडिकल कॉलेज अब नसों में, खून में बसने लगा था खुद ही। एक तो ऐतिहासिक, जिसका हर हिस्सा, हर ईंट की अपनी कहानी, और अभी भी लगता है जिन दीवारों से टिक कर खड़े हुए होंगे जिस्म की रगड़ से बने कुछ निशान, चाहे आज दिखाई ना देते हों पर होंगे शायद वहीं। नए पेंट के नीचे दब गए होंगे पर होंगे वहीं। वहाँ चला हर कदम हमारे जीवन को सहारा देने वाला था। सारी इज्जत, शोहरत, रुतबा, पहचान, संपन्नता और घर वालों का ख्याल रख सकें, इसकी ताकत सब यहीं के चले कदमों से मिली, मैं ये मानता हूँ। फुव्वारा और इमरजेंसी तक डोल डाल, रात रात की चाय, कई ठिकाने जाना, दिन में बुला के जग्गे की चाय। और मैंने तब लिखी थी एक कविता जो एक टीस थी, और ये टीस मेरे में उठी थी लगभग जब हम लोग प्रैक्टिस में 10 साल से थे। अब जुदा हुए भी 10 साल थे। हम प्रैक्टिस में सब जगह नहीं लगे थे, कुछ जॉब में थे, कुछ प्राइवेट में थे। ये रचना अचानक बन पड़ी, केवल ख्याल आते आते दोस्तों का, और इसमें चाय का जिक्र था। इस तरह जो कवि का प्रारूप हुआ वो यहीं से हुआ। तो मैं सुनाता हूँ। चाय की वो चुस्कियाँ, अखबार की बारीकियाँ, कहे कुछ अनसुने, ख्वाब थे कितने बुने, मिलते नहीं हैं अब यहाँ आजकल उस मोड़ पर, उधार की कुछ चाय पड़ी हैं, शर्त लगा के जीती जो हैं, इंतजार था मैंने किया पर आते नहीं हैं आजकल उस मोड़ पर। शुक्रिया दोस्तों, फिर इस सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। नमस्कार।